कर रही है। आज बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल का मकान सद्दाम हुसैन किम जोंग के मकान की तरह है। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सभी ने कई बार यह शब्द सुना होगा कि सफलता के द्वार खुल रहे हैं, आंखों के द्वार खुल रहे हैं, परंतु आज हम आपके सामने कुछ सेकंड की एक वीडियो दिखाएंगे जो ये दिखाएगा कि आंखों के द्वार खुलने के साथ साथ निर्लज्जता के द्वार किस प्रकार से खुल रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका वैभवपूर्ण प्रासाद, लग्जरियस महल, जिसके विषय में कई बार उनके नेता उसके बचाव में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से तुलना करने का प्रयास करते थे, परंतु अब मुझे लग रहा है जिस प्रकार के नए दृश्य और तथ्य सामने आए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इससे पूर्व ऐसा लगता था कि उनका आवास भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली मकानों के समकक्ष है, परंतु अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने दो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य, अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराए दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है। कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। आगे गौर फरमाइएगा। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। अनकोट। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि कुछ दिनों पहले शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी गठित की। नए अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी हमें दी थी। इस कमेटी ने मेरा नाम पहला था। जब शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा की थी तब हम सभी उस कार्यक्रम में थे। इसके बाद से ही उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की जा रही थी। हमने उनसे कहा कि आज पार्टी की ही नहीं, राज्य और देश की राजनीति को भी उनकी जरूरत है। एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। कमेटी के सभी सदस्यों ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया है। पूरी तौर से ये हम यूनानिमसली सर्वानुमति ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालना चाहिए। आप देश के एक यूनानिमसली सर्वानुमति ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा के प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल हाल ही में सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा को राजकोट के अतिरिक्त जिला जज के तौर पर प्रमोशन मिला है। इसके अलावा गुजरात सरकार के कानून विभाग की तरफ से 68 जजों का तबादला और पदोन्नति की गई थी। अब जज हरीश वर्मा समेत सभी 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर 8 मई को सुनवाई करेगी। दरअसल 65% कोटा नियम के आधार पर इन 67 जजों को पदोन्नति मिली है और अब इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं आगरा में गुरुवार को देर रात शादी समारोह में हंगामा हो गया। फोटो खिंचवाने और डीजे पर सॉन्ग को लेकर दुल्हा और दुल्हन के पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान बाराती दूल्हे को बचाने के लिए गोद में उठाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के ख्याति बार के सामने एक मैरिज होम में रात को समारोह के दौरान खुशियां मना रही, लेकिन इसी बीच नाच गाने को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहीं रायबरेली में ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। मिली जानकारी के मुताबिक उचाहर रेलवे क्रॉसिंग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लखनऊ से इलाहाबाद जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस उचाहर रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक गाय ट्रेन के सामने आ गई और ट्रेन के इंजन में फंस गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया और काफी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला गया इंजन से। उसके बाद जाकर ट्रेन रवाना हुई। जा रही थी, सामने से एक बैल आया और छुट्टा बैल आया और उसको सामने आ गया। इसकी वजह से हादसा हुआ। ट्रेन 1 घंटे रुकी
और उसको काट के बाहर निकाला गया। उसके बाद फिर ट्रेन को तो यहाँ पे जीआरपी आई थी? नहीं, जीआरपी तो नज़र नहीं आई। नहीं, हमें तो आई थी। हाँ, लास्ट में आई होगी। हाँ, तो वहीं एमपी के मुरैना में पुरानी रंजिश को प्राणघात हमला करने का मामला आया है। आपको बता दें कि सहिहोनिया के लेपा गांव में एक ही परिवार के पिता पुत्र सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हमले में 3 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं एमपी के जिला कटनी से खबर है। बता दें कि ग्राम सचिव के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। तो कटनी में ग्राम सचिव के स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण जिला पंचायत पहुंचे जहां पर उन्होंने ग्रामीण सचिव के स्थानांतरण को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्राम पंचायत गुड़ा कला में सचिव होने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि ब्रजकिशोर मिश्रा जी को गुड़ा पंचायत में पदस्थ किया जाए, जो कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पूर्णतः गलत है, चूंकि वो वही गुड़ा कला के ही मूल निवासी हैं और उनकी पदस्थापना उस पंचायत में नहीं हो सकती। इसी का विरोध करते हुए आज ग्रामीणों के साथ हमने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया है। वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा घाट पर स्नान करने पर पैर फिसलने से एक महिला जिसकी उम्र 32 साल है वो डूब गई। बता दें कि महिला जब स्नान करने गई तभी उसका पैर फिसल गया और ये हादसा हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। अगली खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां पर मध्य प्रदेश के कटनी जिले को धार्मिक नगरी बनाने के लिए एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें भगवान परशुराम की 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा, अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर का छोटा स्वरूप, कृष्ण मंदिर, शबरी मंदिर और भारत माता मंदिर समिति द्वारा धार्मिक स्पॉट बनाए जाने की बात कही गई है। धार्मिक नगरी को तैयार करने के लिए विजय राघवगढ़ के बंजारी ग्राम को चुना गया है, जिसे प्रयाग का नाम देते हुए बद्री प्रपन्नाचार्य महाराज ने बताया कि यहाँ महानदी और कटनी नदी का संगम है, वो प्रयाग कहलाता है। प्रयाग के पास ईश्वर का वास होता है, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, बल्कि पूरे विश्व के सर्वांगीण आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की बात है। जैसा भैया ने कहा कि केवल नल, पानी, बिजली, रोड ही विकास नहीं होता। हमारे आपके विचार ठीक हो जाएं, हमारी आपकी भावना ठीक हो जाए, हम वास्तव में एक सच्चे मानव बन करके अपने ईश्वर की आराधना का भाव अपने जीवन में रख सकें, ऐसा भी आध्यात्मिक क्षेत्र। उद्यान भी बनेंगे, बड़े बड़े कथावाचक आएंगे, उनके लिए परमानेंट मंच और कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 लोगों के बैठने का स्थान, ऐसा पंडाल परमानेंट बनाया जाएगा। धर्मशाला भी रहेगी, गरीब आके रुकना चाहेगा तो वो रुक भी सकता है। भोजनालय भी रहेगा ताकि जो भी आए भोजन वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जाए, कोई भूखा पेट न जाए। उसके पास धनराशि है या नहीं है ये महत्व नहीं रखेगा, जो यहाँ पे आएगा वो प्रसाद पाके ही जाएगा। साथ ही साथ आसपास के प्रदेश भर के लोग जो नौका विहार करना चाहते हैं उनके लिए क्रूज, उसका भी इंतजाम रहेगा कि यहाँ से क्रूज चलेगा इस पवित्र धाम से और चंदन माता धाम बाणसागर डैम तक, वो क्रूज भी यहाँ पे आएगा। क्रूज बस से
वहीं कांग्रेस ने भगवान हनुमान की तुलना हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल से करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात कही है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भगवान हनुमान पवित्रता, श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, सेवा और बलिदान के प्रति प्रतीक है। किसी व्यक्ति या संगठन की तुलना उनसे करना भगवान हनुमान का अपमान है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी हनुमान जी के लाखों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और अन्य संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई का आश्वासन देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इस दौरान पीएम ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर कहा कि पहले इन्होंने भगवान राम को कैद में रखा और अब बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। भगवान हनुमान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Most painful moment in the history of India is unveiling as we speak today. The state of Manipur, the jewel of Northeast, is burning. Properties are being burnt. Arson, loot and murder is happening openly. Communal clashes are galore. Violence is unabated. Law and order machinery has ceased to exist. And what is the order issued by Modi government? That the governor is pleased to authorize shoot at sight orders. Just like the British government, only Modi government could use such draconian language as there is complete absence of law and order and breakdown of constitutional machinery in Manipur. And where are India's Prime Minister and Home Minister? They are busy electioneering in Karnataka. They do not care if Manipur or rest of India burns. For Mr. Modi, only vote matters. This is a fit case where Home Minister of India, Mr. Amit Shah, should resign or should be sacked forthwith. This is a fit case where BJP government of Manipur should be dismissed and Article 356 of Constitution of India, that is President rule, imposed. People of Karnataka, our brothers and sisters of Karnataka, Kannadigas, will not pardon the messengers of divisions who are out garnering votes as Northeast India, particularly the state of Manipur, burns. A decisive defeat for BJP in Karnataka will be the only learning lesson for Modi government, for Prime Minister himself, and for the Home Minister of India and for the BJP leadership. So I appeal to people of India to उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तहत शुक्रवार को सीएम योगी इसके लोगो, शुभंकर, एंथम और जर्सी को लॉन्च किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुए इस समारोह में खेल मंत्री और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहे। भारतीय मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। हर वार्ड हो या ग्राम पंचायत, खेल के मैदान के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो निधि है
उस निधि का उपयोग वहां पे ओपन जिम के निर्माण के लिए भी उसे प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खिलाड़ी और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब तक हम 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा चुके हैं। 85,000 इनकी संख्या है। 20,000 जो शेष बचे हैं अगले वर्ष तक हमें उन्हें भी स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ चुके होंगे। एक बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को जहां आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं खेल और खिलाड़ियों की प्रोत्साहन करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं भारत सरकार को कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उसके 3य संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज केवल आबादी की ही इससे बड़ा नहीं बल्कि हर आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप ही बड़ा हो जाता है। और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन यह होगा क्योंकि 200 विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र छात्राएं इस आयोजन के साथ भागीदार बनेंगे। उत्तर प्रदेश को जानने, सीखने और समझने का भी एक अवसर उन्हें प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश को देश के 200 विश्वविद्यालयों से आने वाले अपने इन युवा अतिथियों के स्वागत का भी एक अवसर प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम इसके लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर आज एक साथ लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी और टॉर्च के अनावरण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इन कार्यक्रमों के साथ ही 25 मई से प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को और सभी राज्यों को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस आयोजन। वहीं आगामी 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। भिंड में आप कार्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल का 6 मई को 1 दिवसीय दौरा है, जिसमें उनके द्वारा आम जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं आप प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल पत्रकारों से भी रूबरू होंगी। वहीं आपकी भिंड महिला जिला अध्यक्ष ममता मिश्रा ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने भिंड नगर पालिका के चुनाव में टिकट बेचने का काम किया है। पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है क्योंकि यह क्रांतिकारी दल से ही उत्पत्ति हुई है और इस वजह से नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और उसका आने का कारण दिल्ली में जब सरकार हमारी बनी तो केजरीवाल जी ने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था से जनता इतनी खुश है। अब उनका सीधा सीधा टारगेट भ्रष्टाचार को खत्म करना और बेरोजगारों को रोजगार देना, यह सबसे पहला मुद्दा होगा। और जो दिल्ली में सरकार ने जो उनको दी है वही वार्ता 6 तारीख को श्रीमती रानी अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष वो भिंड में आ रही है। उनके कार्यक्रम के लिए प्रेस वार्ता देखिए आम सभा कहाँ होगी और कितने बजे? अन्ना रोड में 4:30। अभी आपने एक आरोप लगाया था कांग्रेस पे टिकट बेचने का, क्या किस आधार पर? इस आधार पर मैं खुद स्वयं कांग्रेस में मेरा टिकट 1.5 लाख रुपए में, मैं तो नाम लेके उजागर करती हूँ, खिजर मोहम्मद कुरैशी और डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने 1.5 लाख में टिकट बेचा मेरे वार्ड 18 वार्ड का पास। मेरा टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो जीवन में कभी पार्टी में नहीं आया। तो मध्य प्रदेश के अंदर केवल पार्टी दो ही चुनाव लड़ेंगी कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का कहीं नाम नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस का जो दावा है, कांग्रेस केवल आज की डेट में नकल कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। किसी ने कह दिया 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, किसी ने कह दिया 15 को देंगे। अभी फीडबैक पे खड़ा करके कुछ लोग कैसे देंगे तो कोई आइडिया नहीं है।
आज मध्य प्रदेश की जनता बड़े अच्छे से समझती है कि आज हम लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, ना एक साड़ी पे बिकेंगे और ना ही हम किसी के 1000 रुपए में बिकेंगे। हमें चाहिए एक मजबूत सरकार चाहिए, जिससे हमारे यहाँ का एक एक बेरोजगार कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में काम करे, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार ले, अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, ना कि 5000 रुपट्टी के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी करे। आज देश की भाषा बदलनी चाहिए, मध्य प्रदेश की रूपरेखा पूरी बदलनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हमने प्रदेश का विकास कर दिया। आप बताएं प्रदेश का विकास किससे कहेंगे कि आज अपने यहाँ का युवा बेरोजगार होकर के कहीं गुजरात में रेहड़ी लगा रहा है, कहीं टिक्की बेच रहा है और यहाँ उसके माँ बाप को उठा के अस्पताल। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।